स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 11 AM पर प्रतिदिन आरआरबी एनटीपीसी लाइव टेस्ट हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसे आप प्रतिदिन सुबह 11 बजे प्राप्त करने के लिए और एक करंट अफेयर का वीडियो सुबह 7 बजे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको टाइम के साथ ये वीडियो मिलते रहें। तो आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा का उपसभापति चुनाव किसने जीता है? तो यहां पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे राज्यसभा के उप सभापति के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम उनकी फोटो देखते हैं। तो ये है महाशय जिन्होंने यह जीता है। फोटो आप जरूर देखा करिए ताकि आप इन्हें पहचानें और आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाएं। तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। यहां पर अगर बात की जाए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू। यहां पर अगर पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 250। यहां पर अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कार्यकाल कितना होता है, तो 6 ईयर, और प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि उपराष्ट्रपति यहां का पद अध्यक्ष, 250 सदस्यों की संख्या, और एक कौन सा सदन है, तो इसे कहते हैं उच्च सदन, और लोकसभा होता है निम्न सदन। अब हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने हैं, और यहां पर हमने हाल में ही डिस्कस किया था कि 14 सितंबर 2020 को इनका चुनाव हुआ था। अभी कौन सा सत्र चल रहा है लोकसभा का और राज्यसभा का सत्र चल रहा है मानसून सत्र। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून 1956 को बलिया जिले में हुआ। बलिया जिला कहां है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है यह बलिया जिला। तो यहां पर राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है वेंकैया नायडू जो सभापति हैं, और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का आदेश दिया? ये अधिकार प्राप्त हुआ है स्पेशल फोर्स को। स्पेशल फोर्स क्या कर सकती है? किसी भी संदिग्ध को बिना वारंट और तलाशी के उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो हम बात कर रहे हैं उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई फोर्स बनाई है जो बिना किसी वारंट की तलाशी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर हाल में ही आपने विकास दुबे नामक क्रिमिनल के बारे में सुना होगा, जिसे मीडिया ने बहुत ज्यादा कवर किया था। तो विकास दुबे जैसे क्रिमिनल कैसे उत्पन्न हुए? इन्हीं पुलिस की गलत नीतियों के कारण। उनके पास अगर कोई वारंट नहीं होता था, उनके पास पूरे अधिकार पत्र नहीं होते थे, और ऐसे गुंडे पनपते रहे। तो उत्तर प्रदेश ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम का एक विशेष पुलिस बल गठन किया है, जिसके पास ये पावर रहेगा कि बिना वारंट के वह किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत किस स्थान पर है? तो यह क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिटेल से समझा था। आपको मैं बता दूं कि जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है, इसके लिए ये रैंकिंग बनाई जाती है। और भारत हाल में ही कितने पद नीचे खिसक कर और किस स्थान पर आ गया है, इसके बारे में हमने डिटेल से समझा था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज का ये हमारा लकी क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कोरोना महामारी के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। निम्न में से कौन सा सत्र है? तो अगर यहां पर बात की जाए कौन सा सत्र वर्तमान में चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर मानसून सत्र के बारे में। मानसून सत्र जिस समय शेड्यूल हुआ था उससे ये थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है कोरोना महामारी के कारण। कोरोना महामारी के कारण यहां पर खास क्या है इस सत्र में? LAC पर भारत और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है। संसद सत्र शुरू होते ही 14 सितंबर को जो शुरू हुआ, और एक कब तक चलेगा? तो संसद का मानसून सत्र चलेगा 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। सरकार की प्लानिंग क्या है इसमें? सरकार की प्लानिंग है यहां पर 23 बिल लाने की। सरकार 23 नए बिल लाएगी, जिसमें से 11 अध्यादेश होंगे। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वह रूल्स होते हैं जो सरकार अपने पहले से ही लागू कर देती है, बाद में उसको एज ए लॉ पास किया जाता है।
और दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर बिजनेस को इजाजत नहीं दी जाएगी। अब आपको यहां पे बता दूं, शून्यकाल भी सीमित है। शून्यकाल क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं, उसकी अवधि घटाकर कितने समय कर दी गई है? 30 मिनट। ये चेंजेस क्यों करने पड़े? क्योंकि ये सत्र लेट शुरू हुआ है कोरोना महामारी के कारण। और एक कितने, अगर यहां पर बात की जाए मानसून सत्र के शुरू होते ही पहले दिन यहां पर 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाउंड कोरोना पॉजिटिव। तो एक इंपॉर्टेंट खबर है यहां से मानसून सत्र से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। इसके प्रश्न किसके तहत पूछे जाते हैं? तो आपको मैं डिटेल से बता दूं कि किस तरह के होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि कोविड-19 सत्र के लिए 14 सितंबर से जो सत्र हुआ है, वहां प्रश्नकाल हटाने पर जो विपक्ष है, अपोजिशन है, उसने क्वेश्चन पुटअप किए हैं कि वह क्यों हटा दिया गया, क्योंकि विपक्ष का कार्य होता है प्रश्न पूछना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आवर के दौरान पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर राइट आंसर है 3। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले होता है स्टार्ड क्वेश्चन, जिसे कहते हैं तारांकित स्टार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो क्वेश्चन विपक्ष पूछना चाहता है सरकार से, वह अगर स्टार मार्क कर देता है ताकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, उसे कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड, जिसमें स्टार नहीं लगा होता है, अर्थात वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट पीरियड क्वेश्चन, अल्प समय के लिए अल्प सूचना का जो क्वेश्चन होता है, अल्प नोटिस क्वेश्चन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 टाइप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय विज्ञान मानक परिषद स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे। स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है सुभाष कामत को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। सुभाष कामत इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये है हमारा ASCI, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बेसिकली क्या है कि वाइस चेयरमैन के तौर पर सोनी पिक्चर्स के नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। और भारत विज्ञापन मानक परिषद मुख्यालय कहां है इसका? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल में ही मुंबई का आपने एक और सुना होगा, मुंबई में कंगना रनौत को बाई+ सिक्योरिटी देनी पड़ी, बिकॉज उन्होंने मुंबई की तुलना किससे की थी? POK से की। POK क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट को हाल में ही एक एक्टर को चुना है। आपको उन एक्टर का नाम यहां पर कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसा कि हमारे वीडियो में 2 लकी क्वेश्चन पर डे होते हैं, इसका कारण यह है कि आप पिछले वीडियोस के क्वेश्चन याद रख पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आपके रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको UN की यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान की सेलिब्रिटी का नाम बताना है। तो आप यहां इनकी फोटो भी देख सकते हैं और राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको मैं सबसे पहले UN के बारे में बताऊं। UN की स्थापना 1945 में हुई और UN के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UN के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। और यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ वह संस्था है UN की जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों की समस्या के लिए कार्य करती है। और यहां पर बाल अधिकार अभियान के तहत बच्चों के हो रहे शोषण के लिए यह हाल में ही सेलिब्रिटी एडवोकेट इन महाशय को नियुक्त किया गया है। तो आपको इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। US ओपन टेनिस खिताब 2020 वुमेन्स सिंगल किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो जैसे ही अभी हम जान रहे हैं कि UN ओपन टेनिस खिताब वर्तमान में चल रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है वुमेन्स सिंगल किस महिला ने अपने नाम किया है? तो सबसे पहले हम फोटो देखते हैं। तो इस खिलाड़ी ने वुमेन्स सिंगल कप जिसके साथ आप देख सकते हैं, इनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है इनका? नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके बारे में बताऊं, ये नाओमी ओसाका कहां की हैं? तो ये है जापान की। और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया जाए, नाओमी ओसाका 3 साल में दूसरी बार US ओपन सिंगल्स में यहां पर इन्होंने वुमेन सिंगल खिताब अपने नाम किया है। 22 साल की ओसाका एक तीसरा ग्रैंड स्लैम यहां पर जीता है।
1 साल बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था। तो इस तरह से ये लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इन्हें हाल में ही यूएस ओपन टेनिस खिताब से जीता गया है। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि जापान के जो प्रेसिडेंट हैं शिंजो अबे ने हाल में ही रिजाइन कर दिया है और वहां के नए प्राइम मिनिस्टर हाल में ही इलेक्ट हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है यूएस ओपन 2020 सिंगल मेंस। वो क्वेश्चन था हमारा सिंगल वोमेन्स के लिए, यहां पर आपको है सिंगल मेन। किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपको इनका नाम बताना है। सबसे पहले मैं इनकी फोटो आपको दिखाता हूं। आप फोटो के साथ इनको विजुलाइज जरूर किया करें ताकि आपको ये चीजें अधिक समय तक याद रहेंगी। आपको यह याद रखना है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं तो ज्यादा चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। तो इनका नाम है डोमिनिक थियम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, डोमिनिक थियम। और यह कहां के हैं? तो यह ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया। और इनके बारे में बता दूं, डायनेमिक थियम 13 सितंबर को एक खिताब जीता और इनकी एज कितनी है अभी? तो इनकी एज है 27 ईयर्स और इन्होंने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। लेकिन इन्होंने 3 ईयर तक लगातार ये फाइनल में हारते रहे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो जैसा कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो एक ना एक दिन जरूर जीतते हैं। तो डोमिनिक थियम ने इस बात को सत्य कर दिया है कि लगातार 3 बार फाइनल हारने के बाद चौथी बार उन्होंने एक खिताब अपने नाम किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में हारने के बाद एक खिताब जीता हो। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फॉर्मूला 1 टंकन ग्रांड प्री 2020 के खिलाड़ी ने जीता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ग्रांड प्री होता है वह होता है फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए, फॉर्मूला 1 रेसिंग। और आपको मैं यहां पर इनकी फोटो दिखाता हूं। यह है जो विनर हैं फॉर्मूला 1 टंकन ग्रांड प्री 2020 जीतने वाले। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कहां के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन ने 13 सितंबर को यह टस्कन ग्रांड प्री हासिल करके 90वीं जीत हासिल की है। इनकी कौन सी जीत है? 90वीं जीत है। और इसका आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ इटली में, इसका आयोजन हुआ इटली में। हैमिल्टन अब माइकल शूमाकर के फॉर्मूला 1 में सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड से सिर्फ एक पीछे रह गए हैं। माइकल शूमाकर के नाम अभी तक फॉर्मूला 1 की सबसे ज्यादा जीत इनके नाम है, लेकिन अब सिर्फ एक स्थान पीछे रह गए हैं। अर्थात माइकल शूमाकर की जीत अभी तक 91 है और इन्हें 90वीं जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ हैमिल्टन ने ड्राइवरों की अंक तालिका में 37 स्थान की बढ़त बना ली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एबीडी, और भारत के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे आरआरटीएस, कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण का समझौता हुआ है? तो यह ऋण भारत सरकार को कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये किस लिए देगा? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का निर्माण किसकी मदद से किया जाएगा? एबीडी की मदद से। और यहां पर कितने मिलियन डॉलर का है? तो आप इसकी फोटो यहां पर देख पा रहे होंगे। एक कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली मेरठ के बीच में हो रहा है और इसके लिए 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। आपको मैं बता दूं कि यह दिल्ली के सराय काले खां को यूपी के मेरठ मोदीपुर से जोड़ेगा। सराय काले खां रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप जानते होंगे, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है, जिसे हम शॉर्ट में एनजेडएम के नाम से जानते हैं, ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली का स्टेशन है, जिसके हम लेफ्ट हैंड पर निकलते हैं सराय काले खां नामक बस स्टैंड है। वहां से मेरठ तक के लिए एक कॉरिडोर यहां पर डेवलप किया जा रहा है और इसको 500 मिलियन डॉलर, जो कि एबीडी अर्थात एशियन डेवलपमेंट से यहां पर ऋण लिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता चनेश राम राठिया का 13 सितंबर 2020 को कोरोना महामारी के कारण निधन हो गया। वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो आइए मैं सबसे पहले उनकी फोटो दिखाता हूं आपको। इनका हाल में ही निधन हो गया कोरोना महामारी के कारण और यह थे कांग्रेस से, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में स्थापना करें, इसके बारे में बात करें तो इसके सबसे पहले कौन थे अध्यक्ष? ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है हमारी सोनिया गांधी।
सोनिया गांधी। अब यहां पर मजाक वाली बात आप समझेंगे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनाती हैं राहुल गांधी को और राहुल गांधी वापस अपनी माता जी को बना देते हैं। किसी नए आदमी को यहां पर अभी मौका मिल ही नहीं रहा है। वह दिग्विजय सरकार में, दिग्विजय की सरकार कहां थी? तो मध्य प्रदेश में थी। दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में थी, जिस समय मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था? बीमारू राज्य। इसके बारे में बताऊं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और राठिया छत्तीसगढ़ गठन के बाद वहां पर खाद्य एवं संस्कृति मंत्री बने थे। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए, दिल्ली एवं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है बदर दुर्रेज अहमद को। एक कौन सा पद होता है लोकपाल? लोकपाल बेसिकली किसी भी संस्था या किसी भी संस्थान का उनको ऑडिट करने के लिए इंटरिम यहां पर एक पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज हैं और यह बदर दुर्रेज अहमद क्रिकेट संघ और दिल्ली एसोसिएशन के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में बता दूं कि यह न्यायमूर्ति दीपक वर्मा इसके पद पर थे इससे पहले। अब बदर दुर्रेज अहमद पहले भी इस पद पर रह चुके हैं, अब दोबारा इन्हें यह पद सौंपा गया है। इसके अलावा सौरभ चड्ढा डीडीसीए के कानूनी सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में प्रमुख सैनिक अभ्यास हिमविजय भारत किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल में ही अभ्यास किसका नाम है? हिमविजय। भारत और किस देश के बीच होगा? तो सबसे पहले हम यहां पर फोटो देख लेते हैं। यह है हिमविजय अभ्यास की फोटो। यहां पर दो देश भारत के साथ मिलकर यहां पर हाल में ही हिमविजय नामक अभ्यास करते हैं। आपको मैं बता दूं कि हाल में ही यहां पर पेसिफिक्स और यहां पर रसिया के साथ भारत ने एक इंडिया, चाइना और रसिया इन तीनों के बीच यहां पर एक सैनिक अभ्यास होना था, लेकिन भारत और चाइना के संबंधों के लिए यहां पर इसने जाने से हाल में ही इनकार कर दिया है। तो हाल में ही हिमविजय भारत और चाइना के बीच यह आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। हाल में ही रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? रसिया में। उसके बाद यह फैसला लिया गया। तो इंडियन आर्मी पहली बार चीन की सरहद पर हिमालय के पहाड़ों पर अपना कर्तव्य परखेगी और अपना ट्रायल लेगी। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही समुद्री संचार सेवाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको मैं बता दूं हाल में ही यह शुभारंभ समुद्र के, आप देख पा रहे होंगे, यह है फाइबर ऑप्टिक्स। जब कभी भी हम किसी दो द्वीपों को या देशों को जोड़ते हैं तो समुद्र की सतह पर एक फाइबर केबल बिछाई जाती है। और हाल में ही रविशंकर प्रसाद हमारे वर्तमान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं और इन्हें हाल में ही समुद्री संचार सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आप इसे एक लाइक करके मोटिवेट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें और प्रतिदिन आप सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।